पर। तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है या हम कहें कि आज का जो क्लास होने जा रहा है ये हमारे किस पर होने जा रहा है, गॉस लॉ के ऊपर होने जा रहा है। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी कहते हैं इसको, जो कि हमारे 12th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण पूरे चैप्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8 होने जा रहा है। इसके पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने आपको बता दिया था। महत्वपूर्ण यह है कि इस क्लास को देखने से पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख करके आइए, उसके बाद ही इस क्लास को देखेंगे। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए कॉपी और पेन साथ ले लीजिए। तो हमारा पहला आज का टॉपिक होने जा रहा है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ क्या होता है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था कि कोई एक सरफेस है जो 3D सरफेस होगा या 2D सरफेस होगा, तो उसके परपेंडिकुलर यानी कि सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको दर्शाते किससे हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। और इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, ई डॉट ए। और ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक अदिश राशि है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र है ये कैसा राशि है, सदिश राशि है। एरिया वेक्टर भी हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो हम क्या करते हैं कि गॉस लॉ को समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया है, ये पिछले क्लासेस में हमने देख लिया था। तो हमने क्या किया कि गॉस लॉ को समझने के लिए हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा हमने क्या कर दिया, सरफेस ले लिया। ठीक, ये हमारा सरफेस था छोटा सा। ठीक, अब इस छोटे से सरफेस का हमको पूछा जा रहा है कि एरिया वेक्टर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया वेक्टर निकालते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो मैंने बताया था कि ये जो हमारा सतह है, तो सतह कैसा है, हमारा सतह इस प्लेन में है। सतह कौन से प्लेन में है, इस प्लेन में है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके लंबवत यानी कि इससे 90 डिग्री बनाते हुए आगे निकलेगा। यानी कि हमारा जो सतह का जो एरिया वेक्टर होगा, अब सरफेस जो है ये हमारा कैसा है, स्मॉल है, यानी कि छोटा है। सरफेस कैसा है, स्मॉल है, तो हमारा एरिया वेक्टर भी कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। यानी कि हमारा जो एरिया वेक्टर कहेंगे हम उसको क्या कहेंगे, डी ए कहेंगे। छोटे सरफेस के लिए हम क्या कहेंगे, डी ए कहेंगे। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि ये इससे कितना कोण बना रहा है, तो ये बना रहा है थीटा कोण। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो हम कौन सा वो लेते हैं, क्या बोलते हैं कि कौन सा हम कंपोनेंट लेते हैं, ई का। ये हमने आपको पिछले क्लासेस में बता दिया था। तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ई कॉस थीटा वाला, ना कि ई साइन थीटा वाला। तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ई का ई कॉस थीटा वाला। तो जब हम फाई निकालते थे तो यहाँ पर फाई कौन सा होगा, छोटा सा फाई होगा, क्योंकि ये सरफेस ही कैसा है, स्मॉल है। तो हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। इसके जो गुजरने वाली बल रेखाएं ये भी छोटी छोटी होंगी, तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो डी फाई बराबर क्या होगा हमारे पास, तो डी फाई बराबर होगा हमारे पास क्या, बताइए बताइए, कल बताया था मैंने आपको। तो E इंटू डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया वेक्टर है तो डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मान दिया गया है अपने को क्या है, E, तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए। ठीक है, ये किसके लिए है, डी फाई के लिए। अच्छा, अब डी ए का वैल्यू यदि हमको पूछा जाए क्या होगा, है ना, हमको पूछा जा रहा है कि डी ए क्या है। तो डी ए क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। डी ए क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये किसके लिए था, छोटे छोटे एरिया के लिए। यदि हमसे पूछता कि पूरे सरफेस का छोटे से सरफेस का नहीं, पूरे सरफेस का हमको यदि पूछता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता, तो हम क्या करते, फाई निकालना है तो हम क्या करते, छोटे छोटे डी फाई छोटे डी फाई को हम क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते, यानी कि इनका हम क्या कर देते, समाकलन कर देते। तो ये क्या हो जाता, समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो डी फाई का इंटीग्रेशन यानी कि हमने सभी सरफेस के प्लेन को जोड़ दिया, जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, फिर फाई कहलाएगा। और डी फाई का वैल्यू आपने क्या कहा है, ई इंटू डी ए। ये ई इंटू क्या है, डी ए है। ठीक है, ये जो फाई है ये किसके लिए है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, यानी कि बंद सतह के लिए है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है, बंद सतह के लिए। तो हमारे पास फाई का जो वैल्यू था हमने उसको यहाँ पर पुट किया, तो क्या आया, डी फाई का जो वैल्यू है ये क्या है, ई इंटू डी ए। यदि हम कहें कि ई हमारा यदि कांस्टेंट हो, ई यदि हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो,
तो हमारे पास डी ए को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा, ई इंटू ए। ये किसका वैल्यू आएगा, फाइव ई का वैल्यू आएगा, किसके लिए, इस पूरे सरफेस के लिए। ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के माध्यम से हम पूरा कोई भी क्लोज सरफेस होगा तो उसके लिए जो मान आएगा ये क्या होगा, ई इंटू ए होगा। बट गॉस लॉ क्या कहता है कि आप ये सब गणित मत कीजिए, आप ये सब गणित मत कीजिए, आप सिंपली ये कीजिए कि फाइव ई का जो वैल्यू होगा किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, यानी कि बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए हमारे पास फाइव ई का जो वैल्यू होगा ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब गणित करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी एक बंद सतह होगा उसके लिए जो हमारे पास क्या होगा, जो मान होगा फाइव ई का, ये क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी फाइव ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू क्या रहेगा, बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश, यानी कि नेट चार्ज इनसाइड, नेट इनसाइड चार्ज कह सकते हो, है ना, नेट इनसाइड चार्ज बंद सतह के अंदर, बंद सतह के अंदर कुल आवेश, बंद सतह के अंदर कुल आवेश, इंग्लिश में कहे चाहे हिंदी में कहे बात एक ही है। नेट चार्ज फाइव ई क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन कहता है, हमारा गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ कहता है। ठीक है, तो इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। ऐसा है, ई कांस्टेंट है, ई क्या है, कांस्टेंट, यानी कि स्थिर राशि है, इसका मान परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो गॉस लॉ कहता है कि फाइव ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में कहना चाहो तो बंद सतह के लिए आप इसको ऐसा कह सकते हो, ई डॉट डी ए। ये जो है हमने इसको रिंग विंग नहीं पहना है ना, इसका कोई एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुआ है, ऐसा मत समझ लीजिए कि इनका एंगेजमेंट हो चुका है। ये हमने बताया कि ये बंद सतह के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो आप, इस कारण से हमने इसको ऐसा लिखा, बंद सतह के लिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आया कैसे, इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स की सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये आया कैसे। तो गॉस लॉ को हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। एक्चुअली में गॉस लॉ का कोई वेरी मतलब प्रूफ, मतलब ये कह सकते हो कि इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, एक नियम है। ठीक है, और नियम का उपयोग किया जाता है, सिद्ध नहीं किया जाता है। क्यों, थ्योरम यानी कि कोई प्रमेय वगैरह होता तो हम उसको क्या करते हैं, सिद्ध करते। पर फिर भी आपके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, यानी कि इसको व्युत्पन्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे, है ना। तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक चार्ज था Q, प्लस Q कह सकते हो। ठीक है, और हमने इसके आसपास क्या कर दिया, स्फीयर का निर्माण कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसके आसपास स्फीयर का यानी कि गोले का निर्माण कर दिया। ठीक है, बहुत ही सुंदर गोला बना है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बात बताइए कि इस पूरे एरिया के लिए, यानी कि ये हमारे किसके लिए, स्फीयर, स्फीयर मतलब किसके लिए, गोले के लिए, यानी कि गोला के लिए। ठीक है, गोला भी कह सकता है, गोल के लिए, गोले के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाइव ई का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो हम अब देखो, हमें कोई सरफेस एरिया दिया होता तो हम क्या करते, उसके लिए क्यू निकाल सकते थे, यानी कि फाइव ई निकाल सकते थे। अब यहाँ पर हमको ढेर सारे ऐसे हमको पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फाइव ई निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा ऐसा एरिया बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एरिया, कुछ 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 ऐसा। ठीक है, छोटा सा एरिया बना लेते हैं। अब इसका सेंटर मान लेते हैं कि ये रहा हो। ठीक है, जहां पर प्लस क्यू रखा है वो हमारा क्या रहा हो, सेंटर रहा हो। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन करता है क्या कि यदि इसके लिए हमको एरिया वेक्टर निकालना पड़े तो एरिया वेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, समझो बात को कि जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक गोला है ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गोला है। तो गोले के लिए हमको पूछा जा रहा है कि क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा। तो ये क्या होगा, एरिया वेक्टर इसको ऐसे पछाड़ते हुए, यानी कि ऐसे बाहर निकलता हुआ, ऐसा बाहर निकलता हुआ रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, लंबवत। तो डीए की दिशा कैसी हुई, ऐसी हुई। ठीक है, तो डीए की दिशा ऐसी है, प्लस क्यू है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मतलब, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता हूं, विद्युत बल रेखा के लिए या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए जो दिशा होगी वो कैसे होगी, प्लस क्यू के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि इससे बाहर की ओर। यानी कि ई की दिशा और डी ए की दिशा दोनों सेम है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, 0। थीटा का मान क्या होगा, 0। क्या केवल यही बस सरफेस है, और कोई सरफेस नहीं है, और भी हो सकते हैं, यहाँ भी बना लीजिए ऐसा कुछ 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 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बना लीजिए कुछ ऐसा एरिया वेक्टर।
छोटा छोटा सरफेस यहाँ बना सकते हो, ठीक है, यहाँ बना लीजिए सरफेस, ठीक है, यहाँ बना लीजिए सरफेस, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन सब के लिए हमारे पास क्या है कि एरिया वेक्टर क्या होगा और ई क्या होगा। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इसको काटते हुए जाए, तो टक 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 डी ए ऐसा होगा, डी ए ऐसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टक 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 ई ऐसा होगा, टक 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 ई, क्योंकि प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। इसके लिए बनाइए तो टक 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 डी ए, इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टक 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 ट्यू, ये होगा ई, ठीक। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसके लिए चाहे तो इसके लिए बना सकते हो, इसके लिए कहा जाएगा तो टक 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 डी ए यहाँ पर और टक 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 ट्यू यहाँ पर ई। ऐसे ही सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो डी ए और ई। अब सभी जगह देखना कि ई का जो वैल्यू है, यदि हम कहें कि इसका रेडियस आर हो तो यहाँ पर भी ये रेडियस होगा, ये भी आर होगा, ये भी रेडियस होगा तो ये भी आर होगा, ये भी रेडियस तो ये आर, ये आर, ये आर, सभी के सभी क्या होंगे, आर होंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ देखिए तो थीटा बराबर क्या 0 डिग्री, और यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि ई और डी ए के बीच थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। यानी कि हर जगह हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है ये क्या है, एक समान है, यानी कि एक जैसा है। तो ई का जो वैल्यू होता है हमने आपको बताया था, यदि ये सभी बातें, अच्छा ये सभी बातें कहाँ पर हो रही है, ये सभी बातें हो रही है कहाँ पर, वायु या निर्वात पर। मतलब जैसे कि हम कहें कि हमारे पास इतना बड़ा डिब्बा है, उसके अंदर हमने चार्ज भर दिया, तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो उस विद्युत फ्लक्स के लिए हमको मान ज्ञात करने के लिए हमको उसका ई निकालना था, तो हमने क्या कहा कि ई का मान क्या होगा, तो 1/4πε0, और चार्ज कितना है Q और त्रिज्या कितनी है r, तो r का स्क्वायर, ये क्या है ई, ठीक है। अब हमसे इस पूरे एरिया का पूछा जा रहा है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका मान लो क्या होगा, तो d फाई, तो d फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E डॉट dA। अब 12वीं वाला कहेंगे सर हमने ऐसा तो कहीं देखा है, यदि किसी दो सदिश का प्रोडक्ट अदिश गुणनफल हो यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं E डॉट कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर अपने पास, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो ना लिखना चाहो एक ही बात है। अच्छा इस सतह के लिए हो गया, आप चाहे तो इस सतह के लिए निकाल लीजिए, तो डी फाई बराबर क्या होगा, सेम होगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए तो ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा ई डॉट डी ए। ऐसे ही हम अगले सतह के लिए भी निकालेंगे, तो डी फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा ई डॉट डी ए। तो ऐसे ऐसे सभी सतह के लिए आप निकालना चाहे तो अपना वैल्यू क्या आएगा, डी फाई का ई डॉट डी ए। अब हमसे फाई का वैल्यू पूछा जाएगा, तो इस पूरे सरफेस के लिए फाई का जो वैल्यू होगा हम क्या करेंगे, छोटे 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 डी फाई को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए है, तो यहाँ पर हम ऐसा गोला बना देंगे। तो छोटे छोटे बच्चे डी फाई को हम क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, यानी कि समाकलित कर दिए, समाकलन कर दिए। तो डी फाई का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, हमने देखा कि डी फाई का जो वैल्यू है ये क्या है, हर जगह पर ई डॉट डी ए, क्या है ई डॉट डी ए सर। और ई क्या है, कांस्टेंट, तो ई को हमने क्या कर दिया बाहर, ई को हमने क्या कर दिया बाहर, बचा क्या अपने पास डी ए। अब ऐसे सभी डी ए को हम छोटे 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 डी ए को ऐसे हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, क्या बन करके आ जाएगा हमारे पास, पूरा एक गोले का सरफेस, ठीक है। गोले का टूटी मत समझना, वृत्त मत समझना ना, वृत्त पर नहीं लगाएंगे इसको, हम किस पर लगा रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन करके आ गया, पूरा एक गोले का सतह बन करके आ गया। गोले का सतह मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास गोला बन करके आया, ठीक है। तो ये गोले का सरफेस है। तो गोले का सरफेस एरिया क्या होता है बोलिए, तो डी ए का आप जब समाकलन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, गोले का वक्र पृष्ठ या गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी कह सकते हो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। और ये किसके बराबर होता है बोलिए,
तो ये बराबर होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर के, बोलिए स्वाहा। और यहाँ पर ये क्या निकल करके आया अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है ये? गोले का सरफेस एरिया। ठीक है, तो गोले का सरफेस एरिया आया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा? ई का जो वैल्यू है ये क्या निकाले थे हमने, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू में क्यू, और क्या था नीचे में आर का स्क्वायर। और हमारे पास डीए का जो वैल्यू आया है ये क्या आया है? तो डीए का वैल्यू आया है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? मार देंगे। ठीक है सर, 4 से 4 को मारिए, पाई से पाई को मारिए, बचा क्या अपने पास? बचा क्या अपने पास? तो फाई ई, इसको हम ई भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो क्यू, और नीचे में क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आया? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इनका इकाई क्या होगा? तो न्यूटन। इनका क्या हो जाएगा? सॉरी न्यूटन कहता हूँ, आवेश। और इनका इकाई छोड़िए, इनका इकाई मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो फाई ई का जो वैल्यू आया है कोई भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वो क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देख लिया क्या कि हमने गॉस लॉ का प्रूफ देख लिया, कैसे हमने इसको डिराइव किया, कैसे आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब एक बात बताइए, हमारे पास रिजल्ट क्या आया था कि फाई ई का जो वैल्यू आया था लास्ट में कैसा निकाला था आपने? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और इसका क्या आया था? 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया था? आर से आर स्क्वायर को काटा था, 4 पाई से 4 पाई को काटा था। अब हमसे एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यदि सर हम इस गोले के साइज को बढ़ा करके r से 2r कर दे तो, r से 2r कर दे तो 5e में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखते हैं। हमने क्या किया, इसका जो मान है r से 2r कर दिया। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ये भी क्या होगा? r से 2r पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूरी होता है ये चार्ज, दो चार्ज के बीच की दूरी होता है, आपने बताया रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2r का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2r का स्क्वायर। और जब एरिया निकालेंगे गोले का, गोले के सरफेस एरिया जब निकालोगे, डी ए का मान निकालोगे जब आप, तो इसका भी मान क्या आएगा? 4 पाई, और इंटू में क्या हो जाएगा? 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप 5e निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। ठीक है, यही निकालेंगे आप। 2r से 2r को क्या कर देंगे? फिर पूरा कट, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट, 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कट। तो 5e का जो वैल्यू आएगा ये फिर से क्या आ जाएगा अपने पास? q अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी के मन में आता है कि हम 2r के बजाय 3r कर दें, तो उसके यहाँ पर 3r लिखोगे, यहाँ पर भी फिर 3r लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, यानी कि अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा फिर से अपने पास? q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कहने का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको कि सर हम यदि पूरे सरफेस एरिया को बढ़ा दें, यानी कि पूरे गोले के साइज को बढ़ा दें, यानी कि इसके आकार को बढ़ा दें, अब कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी बन सकता हो सकता है, गोला भी गोला ही होना कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी हो, गोला के अलावा भी बहुत चीज हो सकते हैं। जैसे कि हम कहें कोई भी क्लोज्ड सरफेस तो कह सकते हैं, क्यूब है, कोन है, सिलेंडर है, और भी ढेर सारी चीजें हैं। बट अभी के लिए यदि हम कहें तो कोई भी यदि बंद पृष्ठ है ना, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि गॉस लॉ उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है इस कारण से, है ना। 2D पर नहीं होता ये लागू, केवल 3D पर होगा। जैसे कि वृत्त हुआ, चतुर्भुज हुआ, आयत हुआ, वर्ग हुआ, तो इन पर लागू नहीं होगा, है ना। ये लागू किन पर होगा? 3D पर होगा। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि कोई भी बन सकता है जो 3D सतह है, जिसको आप गॉसियन पृष्ठ भी कहते हो, उसका यदि आप साइज बढ़ा दो, 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, तो भी विद्युत फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। चाहो तो आप लिख सकते हो कि बंद पृष्ठ के आकार में परिवर्तन से, बंद पृष्ठ के आकार में परिवर्तन से विद्युत फ्लक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? फाई कहते हैं, विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई क्या रहता है? अप्रभावित रहता है, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं होता है इसके ऊपर, अप्रभावित रहता है। चाहे आप साइज को कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा क्यों ना कर ले, ये हमारे पास सेम का सेम रहेगा। बस यहाँ पर जो नया चीज है, यानी कि यहाँ पर जो
अनिवार्यता होनी है वो कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है सर, आपने कह दिया बंद पृष्ठ होगा। अब हम यदि कहते हैं कि यदि हम इसके साइज के अलावा यदि शेप को बदल दें, है ना, यदि हम इसके लिए कहें कि शेप को बदलते तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं क्या कह रहा हूं मैं। इसको यदि मैं मिटाऊं तो यदि मैं कहूं कि इसका मैं यदि शेप ही बदल दूं, यानी कि मैं कहूं यदि मेरे पास कोई क्यूब हो, ठीक है, जैसे कि मैं कहूं मेरे पास क्या है, कोई क्यूब हो जिसको हम लोग घन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने घन ले लिया, या फिर हम ले लेते हैं कोई सिलेंडर हो। ठीक है, कोई क्या हो, सिलेंडर हो, या जैसे कि हमको कहता है कि कोई कोण हो, ये जैसे। ठीक है, ये कोण हुआ हमारे पास। ठीक है, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर इधर, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर। ठीक है, इस पृष्ठ के लिए इधर, इस पृष्ठ के लिए इधर, ऐसे ही इनके लिए भी कह सकते हो इधर इधर, इन वाले के लिए नीचे, इन वाले के लिए ऊपर, इधर के लिए इधर, इसके लिए इधर। यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि एक तो इधर जाएगा, सॉरी, एक तो इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे। ठीक, और भी ढेर सारे बना सकते हैं एरिया वेक्टर। अब इन सब के लिए यदि हमको कहे कि क्यू ई का सॉरी फाई ई का जो वैल्यू निकाल करके लिखा तो फाई ई का वैल्यू इनके लिए भी क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यानी कि साइज पृष्ठ के आकार या आकृति में भी परिवर्तन, यानी कि शेप भी कोई परिवर्तन, यानी कि बंद पृष्ठ की आकृति भी क्या करता है, विद्युत फ्लक्स के मान को अप्रभावित करती है। तो बंद पृष्ठ के आकृति में परिवर्तन करने पर भी फाई का मान अप्रभावित होता है। फाई का मान प्रभावित नहीं होता है, कह सकते हो फाई का मान प्रभावित नहीं होता है। ठीक, इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर अगला हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई भी बंद पृष्ठ लीजिए और उसके अंदर में यदि हम सेंटर में हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज को रख दे, तो उसके लिए यदि हमको फाई ई का वैल्यू यानी कि हमको पूछा जाए कि इसके लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगाए बिना सीधा कहेंगे क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या कहेंगे, फाई ई इज इक्वल टू डायरेक्ट कहेंगे आप क्या कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा। ठीक है, नोट कीजिए, इतनी बातों की इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है कि फाई ई बराबर क्या होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां क्यू क्या होता है, नेट चार्ज इनसाइड, अंदर में जितना उपस्थित चार्ज होता है, नेट इनसाइड चार्ज भी कह सकते हो, यानी कि बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश को हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। और एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, तो एप्सिलॉन जीरो के बारे में आप जानते हैं परमिटिविटी है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है इसके बारे में भी आप जानते हैं 8.854 × 10⁻12। ठीक है, और ये जो फाई है ये किसके लिए होना चाहिए, तो क्लोज्ड सतह के लिए होना चाहिए, यानी कि क्लोज्ड सरफेस के लिए होना चाहिए, यानी कि बंद सतह के लिए होना चाहिए। और इस बंद सतह को हम 3D भी कह सकते हो या क्लोज्ड भी कह सकते हो, 3D सतह को। और इसी क्लोज्ड सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ भी कहते हैं या गॉसीय पृष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं क्लोज्ड सरफेस को क्या कहा जाता है, गॉसीय पृष्ठ भी कहा जाता है। अब दिमाग में बात आती है कि जो ये फाई ई के लिए आपने लिखा है जो क्यू, ये हमेशा अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर में होने पर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट ही आप डालेंगे कि इसके बारे में कि ये बाहर में यदि हुआ तो क्या हुआ, है ना। तो हम जैसे कि कोई एक शेप बना लेते हैं, ये हमारे पास कोई शेप है। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर हमने लिया, 1 2 और 3 पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई चार्ज होगा हमारे पास, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्यू है। ठीक है, और एक बार यहाँ से गुजरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार यहाँ से गुजरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार यहाँ से गुजरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इन सब के लिए एरिया वेक्टर जानते हैं आप, जिधर ई जाएगा उधर ही आप ले लीजिएगा एरिया वेक्टर इन सरफेस एरिया के लिए, है ना। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर जो एरिया था इसको हम ले लेते हैं d∅1। ठीक है, यहाँ पर जो एरिया था हम इसको ले लेते हैं d∅2, इसके लिए हम ले लेते हैं d∅3। ठीक है, d∅1 d∅2 d∅3। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी दो चार्ज उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ऐसा भी बोल सकते हो कि चल छोड़, इधर नहीं जाएगा इसके लिए तो इसको ऐसे ही ले लेते हैं d∅2 और इसके लिए इस तरफ ले लेते हैं। कैसे, चल छोड़, हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप यदि Q को बाहर ले लेते हैं,
अंदर ना लेकर के कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास नेट चार्ज होगा यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास d∅1 के लिए क्या होगा, d∅1 के लिए देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, d∅1 के लिए यहाँ पर E और E क्या होंगे, अलग अलग सरफेस है तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हो सकता है यहाँ से दूरी अलग होगी, यहाँ से दूरी अलग होगी, तो यहाँ पर E सेम नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, E डॉट dA, क्या होगा, E डॉट dA, ठीक है। dA1 भी कह सकते हो आप, क्योंकि इस सतह के लिए बात कर रहे हैं, E डॉट dA1। और किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा कहा कि इस सतह के लिए हमने ले लिया क्या कि d∅1 dA1 इस सतह के लिए क्या होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इस सतह के लिए इस ओर जा रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर है तो dA का डायरेक्शन भी इस ओर होगा इस पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो E डॉट dA1 इसका हो गया, है ना। और दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है, तो थीटा बराबर 0 है, तो E डॉट dA और ये क्या हो जाएगा, cos 0, ठीक है। यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ये रहेगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, E डॉट dA1, ठीक है। अब ऐसे ही इस पृष्ठ के लिए देखिए, यानी कि यहाँ के लिए देखिए, यहाँ के लिए जो dA होगा, यदि ये क्लोज्ड सरफेस हुआ तो dA परपेंडिकुलर होता है, मतलब किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। E किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो d∅2 इसके लिए क्या होगा, d∅2 इस पृष्ठ के लिए क्या होगा अपने पास, इस पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो phi डॉट E1 मान सकते हो, E2 मान सकते हो, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, या E1 E2 ना मान करके केवल E ही मान लो, तो E डॉट dA2 मान सकते हैं इसके लिए, क्योंकि सरफेस एरिया अलग हो रहा है, सरफेस वेक्टर अलग हो रहा है, तो E डॉट dA2। और इनके बीच का जो एंगल है E और dA के बीच, इनके बीच का एंगल कितना है, cos, तो ये होता है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कैसा होता है, तो निगेटिव, तो इसका मान क्या हो जाएगा, E डॉट dA2। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे यानी कि ऐसे ही और बहुत सारे चीज आएंगे, तो नेट फ्लक्स यानी कि नेट फ्लक्स कहने का मतलब कुल फ्लक्स फाई, ये क्या होगा, इन दोनों को यदि हम सभी को आपस में जोड़ते जाएंगे तो निगेटिव पॉजिटिव जोड़ करके आपस में क्या आ जाएंगे, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। आप दोनों को भी जोड़ करके देख लीजिए, दोनों क्या आ जाएंगे, जीरो। dA2 ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर dA बस लिख दो, 1 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल dA लिख लो, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप आपस में जोड़ोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर जीरो, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि चार्ज यदि बाहर में हुआ, बंद पृष्ठ के बाहर में हुआ, तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो, नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए इसी के साथ साथ, पहला पॉइंट नोट क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई चार्ज है यहाँ पर, सॉरी कोई बॉडी है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज क्या है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है क्या Q2, Q1 Q2, और बाहर में एक चार्ज है हमारे पास क्या Q3, बाहर में एक चार्ज क्या है अपने पास Q3। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे के लिए जो नेट फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जो अंदर में उन्हीं चार्ज के लिए होगा, तो यानी कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस Q3 के लिए, तो Q3 के लिए क्या आ जाएगा, जीरो, जितना भी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि E डॉट dA, E डॉट dA। अब ये जो फाई है ये किसके लिए है, बंद पृष्ठ में उपस्थित चार्ज के लिए, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के लिए, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के लिए है ये, ठीक है, आवेश के लिए फ्लक्स है। जबकि जो E है ये क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है मतलब परिणामी है ये, ठीक है। यानी कि अंदर और बाहर, यानी कि अंदर में जो चार्ज है वो और बाहर में जो चार्ज है वो, ठीक है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, यानी कि जितना Q1 और Q2 और Q3 इन सभी को जब आप जोड़ोगे, इनसाइड और आउटसाइड दोनों, इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए, यानी कि अंदर और बाहर दोनों के कारण जो E निकल करके आएगा ये वो E है, रिजल्टेंट E है ना। और ये जो फाई E है ये किसके लिए, ओनली ऑन जो अंदर में उपस्थित है उनके लिए, ठीक है। गॉस लॉ में आपने देखा था कि दो सतह थे, हमारे पास एक जगह चार्ज बाहर में था, एक जगह चार्ज अंदर में था, दोनों के कारण जो नेट चार्ज आ रहा था ये था। अब बात आती है कि सर यदि हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस हुआ, लेकिन जो चार्ज है ये सेंटर में ना हो करके यदि यहाँ होता या यहाँ होता या यहाँ होता या यहाँ होता, तो क्या होता, है ना। हमारे पास यदि कोई क्लोज्ड सरफेस होता, यानी कि बंद सतह होता, और वहां पर यदि चार्ज यहाँ ना हो करके यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो,
तो हमारे पास जो गॉस लॉ होगा, है ना, वो कैसे होगा? तो देखिए गॉस लॉ है तो सभी जगह, मतलब लागू तो सभी जगह होगा, है ना। गॉस लॉ जो है सभी जगह लागू होगा, लेकिन हर जगह उपयोगी नहीं होगा। गॉस लॉ जो है हर जगह पर लागू होता है, किंतु हर जगह पर उपयोगी नहीं होता है। तो आप लिखेंगे क्या कि गॉस नियम लागू, गॉस नियम हमेशा लागू होता है, किंतु गॉस नियम हमेशा क्या होता है? लागू होता है, किंतु हर जगह उपयोगी नहीं होता, या हमेशा उपयोगी नहीं होता है। हमेशा लागू होता है लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं होता है। हमेशा उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप गौर कीजिए कि गॉस नियम हर जगह लागू तो होता है, किंतु हर जगह या हमेशा उपयोगी नहीं होता है। तो इन कारणों की हम क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि जो गॉसीय सतह है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि गॉसीय, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इधर ज्यादा भी है। हाँ, तो हमने क्या कहा कि पहला पॉइंट लिखिए कि इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। तो गॉसीय सतह, जिसको आप 3D सतह भी कहते हैं या बंद सतह भी कहते हैं, कि गॉसीय सतह पर जो आवेश है या आवेश वितरण है ना, गॉसीय सतह पर आवेश या आवेश वितरण समान होना चाहिए, यानी कि सममित होना चाहिए। हर जगह पर समान होना चाहिए, सममित होना चाहिए। हर जगह पर एक समान रूप से चार्ज उपस्थित होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा गॉस नियम क्या होगा? उपयोगी होगा और लागू भी होगा। लागू तो हर जगह होगा या हमेशा होगा, पर उपयोगी केवल तभी होगा जब सभी जगह पर आवेश वितरण या जो आवेश है ये सब जगह क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, यानी कि सममित होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, गॉसीय सतह के सभी बिंदुओं पर, गॉसीय सतह जिसको हम 3D सरफेस भी कहते हैं, तो गॉसीय सतह के सभी बिंदुओं पर, ठीक है, क्या होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र सममित होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र सममित का मतलब एक समान, या फिर कह सकते हो कांस्टेंट। एक समान यानी कि सेम, और या फिर स्थिर यानी कि कांस्टेंट होना आवश्यक है, तभी गॉस नियम क्या होगा? हमारे लिए उपयोगी होगा, होनी चाहिए। ठीक। तीसरा पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे कि ऐसा क्यों है कि इसको लागू नहीं कर सकते आप। तो जो थीटा है, थीटा कौन? एंगल किसके बीच? एंगल बिटवीन, यानी कि एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण, ये क्या होना चाहिए? सभी बिंदुओं पर समान होना चाहिए। सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए? ये समान होना चाहिए। सभी बिंदुओं पर समान होना चाहिए। भैया, हाँ, वो दूसरा पॉइंट के शुरू होने की ठीक है ना। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं, लास्ट पॉइंट, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है या तो 0 डिग्री हो या तो फिर 90 डिग्री हो, तभी लागू होगा। ठीक है। और गॉसीय सतह के किसी बिंदु जो है आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। गॉसीय सतह जो है कोई भी आवेश के, गॉसीय सतह किसी आवेश के, गॉसीय सतह का कोई भी बिंदु या किसी भी बिंदु का कह सकते हो आवेश से नहीं गुजरना चाहिए, आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि मैं कहूँ ये मेरे पास कोई गॉसीय पृष्ठ है, ठीक है, तो ये कोई चार्ज यानी कि Q से ऐसा ना गुजरे, यानी कि Q या तो इसके अंदर रहे या तो इसके क्या रहे? बाहर रहे। किसी भी पृष्ठ से ऐसा गुजरते हुए नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें थी किसके लिए? गॉस लॉ के लिए, यानी कि गॉस के ऊपर जितने भी, गॉस नियम के ऊपर हम जितने भी बातें कर सकते थे कर लिए। यानी कि यह जो है हमारा यहाँ पर ये जो टॉपिक था गॉस लॉ, ये हमारा क्या होता है? यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, यानी कि लेक्चर यदि आपको समझ आया है, पूरा डेप्थ में समझाया हूँ, समझ आया हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए
और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमको क्या होता है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है नॉलेज वाला वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।